बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान भर के शहरियों के लिए गमो अंदोग का दिन है। यह दिन मुल्क की तारीख में दो सानेहात से जुड़ा है। एक जब 16 दिसंबर 1971 को भारत ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर साजिश करके पाकिस्तान को दो लख्त किया। दूसरा सानेहात सकूते ढाका के 43 साल बाद पिशावर में रूनुमा हुआ, जब भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर पर हमला किया, जिसे कौम साहनिया एपीएस के नाम से जानती है। इस साहने ने न सिर्फ पिशावर बल्कि पूरे मुल्क को गम के साए में डबो दिया था और आज भी इस वाक़े का जख्म अवाम के दिलों में ताज़ा है। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर में दहशतगर्दों के हमले में 132 मासूम बच्चों, असातिज़ा समेत मजमूई तौर पर 147 अफराद को शहीद किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके कलदम टीटीपी के 6 दहशतगर्दों को हलाक, जबकि हमले में मुलविस 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया था, जिन्हें बादअज़ा मौत की सजाएं सुनाई गई थी। एपीएस के मासूम शोहदा के वालिदैन का कहना है कि 16 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि वो दिन है जो कौम को याद दिलाता है कि दहशतगर्दी ने हमसे हमारा मुस्तकबिल छीनने की कोशिश की। आज भी पिशावर के शहरी अपने बच्चों को याद करते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपने पैगामात में सानिया एपीएस के मासूम बच्चों, असातिज़ा और अमले को खराज अकीदत पेश किया है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि एपीएस के बच्चों की कुर्बानी कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। अमन के दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में दो टोक कहा है कि जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाएं या हमारे बच्चों को निशाना बनाए, उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात, मुफाहमत और मुसालहत नहीं हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही सानिया एपीएस का हकीकी इंसाफ होगा। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर की 11वीं बरसी पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि यह दिलखराश सानिया पूरी कौम के लिए एक अजीम आजमाइश था। आज जब पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी के नासूर का सामना कर रहा है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सिक्योरिटी अहलकारों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो सानिया एपीएस इस हकीकत की याद दहानी कराता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। पाक सरजमीन से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठा जाएगा। दूसरी जानिब बांग्लादेश से भारत नवाज शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुर्बतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की मौजूदा क़यादत ने साबित किया है कि दो कौमी नज़रिया आज भी जिंदा है। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, सफारती और अस्करी बहसों पर ताउन बढ़ रहा है, लेकिन आज भी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिशें और प्रोपेगेंडा जारी है, जिनके मुकाबले के लिए ज़रूरी है कि कौम इन साजिशों के मुकाबले के लिए बनियानुल मरसूस बन जाए। जिस तरह मार्का हक में कौम ने भारत को शिकस्त दी, हमें बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर यकजान होना होगा। तारीख से साबित है कि सियासी इस्तेहकाम से पाकिस्तान का इस्तेहकाम वाबस्ता है। माजी में हमारे सियासी इख्तलाफात का फ़ायदा उठाकर ही भारत ने पाकिस्तान को दो लख्त करने, साजिश को अमली जामा पहनाया। आज फिर कौम को चैलेंजेस का सामना है। हमारी सफ़ों में शामिल कुछ काली भेड़े हैं जो दुश्मन के हाथों में खेल रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है जो दुश्मन का एजेंडा है। हमें अपनी सफ़ों से ऐसी काली भेड़ों को निकाल बाहर करना होगा। बाहमी इत्तेहाद से दाखिली, खारजी और अस्करी महाजों पर दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब सियासी दर्जा हरारत अरूज पर है। हुकूमत और पीटीआई एक टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं। पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर सियासी जमातों को इकट्ठा करने के लिए मुतारिक है। 20 और 21 दिसंबर की कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ जमातों को दावत देने का सिलसिला जारी है। अब सब नजरें इस कॉन्फ्रेंस और इस पर बनने वाले बयानिए पर हैं। उधर सियासी कमेटी की तश्कील 9 के बाद पीटीआई में इख्तलाफात की खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। देखना है कि सियासी कमेटी में तब्दीली से मुज़ाहमत का बयानिया आगे बढ़ता है या मुफाहमत का। तज़कियाकार बताते हैं कि सियासी कमेटी से बाज़ सख्त गिर मौक़िफ़ के हामी रहनुमाओं का निकाला जाना मुफाहमत का इशारा देता है, लेकिन अभी भी हुकूमत और पीटीआई दो इंतहाओं पर है। कोहाट और पिशावर के जलसों में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, उससे नहीं लगता कि मुस्तक़बिल करीब में मुफाहमत का कोई रास्ता निकल सकता है। दूसरी जानिब 26 नवंबर एहतजाज के केस में इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और दो सूबाई वज़रा मीना आफरीदी और शफी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, जिससे वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत मुफाहमत के मूड में नहीं है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सियासत डेडलॉक, अना और ज़िद के साथ मुमकिन नहीं, बल्कि सियासत इंतहाई मुश्किल हालात में रास्ता निकालने का नाम है। बदकिस्मती से पीटीआई आज भी मकबूलियत के बयानी के शराब के पीछे भाग रही है। पीटीआई की क़यादत को समझना होगा कि शराब के पीछे भागने से मंजिल नहीं मिलती, बल्कि मुसलसल शराब के पीछे भागना आपको डेड एंड पर ले जाता है। बिलाशुबा आज सियासी मंजरनामे पर शदीद धुंध छाई हुई है। धुंध में गाड़ी को भगाने की बजाय एहतियात से रास्ता तय किया जाता है।
नहीं तो ज़रा सी गलती से सब कुछ तबाह हो जाता है। सियासी मुबसरीन पीटीआई की सियासी कमेटी में राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई की शमूलियत को गलत वक्त पर इंतहाई गलत फैसला करार दे रहे हैं, क्योंकि इससे पीटीआई की अपनी सफ़ों में बेयकीनी फैल गई है। तज्ज़ियाकार बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन समझना होगा कि एक एक सीट वाली जमात और पीटीआई के स्टेक्स मुख्तलिफ हैं। इनका नुकसान सिर्फ एक सीट का होगा, लेकिन पीटीआई जिसकी इस वक्त एक सूबे में हुकूमत है, पंजाब और कौमी असम्बली में दूसरी बड़ी जमात है, इसका सब कुछ दाव पर है। अब भी वक्त है कि डायलॉग को मौका दिया जाए। डायलॉग से मुश्किलात कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी। हुकूमत को भी चाहिए कि अपने रवैये में लचक लाए, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जाने पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस का एलामिया पीटीआई और पाकिस्तान की सियासत का आइंदा का लाएमल तय करेगा। इस सूरत हाल पर हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए बात कर लेते हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आज फिर बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था, लेकिन एक मरतबा फिर उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई गई। तो हम इसको कंसीडर कर लें अभी एक न्यू नॉर्मल है, यानी हफ्ते ऐसे ही होगा, हर हफ्ते ऐसा ही होगा, यानी मंगल का दिन इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने का दिन होगा, फैमिली आएगी, एहतजाज करेगी, हुकूमत मुलाकात नहीं करवाएगी। देखिए, बहुत शुक्रिया ज़ुबान हैदर साहब। देखिए, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे, और आप जानते हैं कि हमने 2 हफ्ते पहले मुलाकात भी कराई उनकी बहन से। जो उनकी बहन ने फिर आकर बाहर किया, जिस तरह के ट्वीट कराए, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, उसके बाद उन्होंने इस बात पर मोहर सख्त की कि बहनें जो है पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए में सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही हैं। ये बहनें जो हैं बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है उसको फैलाने का किरदार अदा कर रही हैं, ना कि उनकी वेलबींग जानने के लिए जाती हैं। तो इसलिए ज़रा उनकी मुलाकात नहीं हुई, और ये मुझ समेत कई हमारे वज़रा आपके और बाकी प्रोग्रामों में इंकशाफ कर चुके हैं कि ये मुलाकातें बंद रहेंगी जब तक बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली जो है वो कम अज़ कम ये यकीन दहानी कराने में कामयाब नहीं हो जाती कि दोबारा इस तरह के इक़दाम नहीं होंगे। जबकि जो सियासी मुलाकातें हैं वो तो कंप्लीट बैन है, क्योंकि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो है वो अगर इस मुल्क के कानून के तहत सियासत नहीं कर सकता और इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो वो सियासी जमात कैसे चला सकता है, वो ज़्यादा तब्दील कैसे कर सकता है। तो ये सारे वो हक़ाइक़ हैं जिनकी वजह से ज़रा मुलाकातें बंद हैं, और आने वाले दिनों में सियासी मुलाकातें तो कंप्लीट बंद रहेंगी। अलबत्ता फैमिली के लिए गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन उसके लिए फैमिली को लचक दिखाना होगी, अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। जी ठीक। अच्छा, ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है अगर बीनवाल आप फैमिली की मुलाकात नहीं करवा रहे हैं, सियासी मुलाकातें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बंद हैं, तो ऐसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग हैं ना जो थोड़ा सुलझू तबीयत के हैं, इतने एग्रेसिव नहीं है। आप बैरिस्टर गौहर साहब को ले लें, सलमान अकरम राजा साहब को ले लें, महमूद खान अचकज़ई साहब को ले लें, इनकी मुलाकातें तो करवाएं ताकि थोड़ा सा जो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है उसके अंदर थोड़ी सी कुछ स्पेस तो आए। देखिए, महमूद अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब को तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो भी उनका नुक्ता नज़र है, और आज से नहीं अरसा दराज से है। और बानी तहरीक इंसाफ ने उनका चुनाव भी इसीलिए किया कि वो रियासत से कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं, ना कि रियासत से रिकन्सिलेशन चाहते हों। बाकी बात रही बैरिस्टर गौहर साहब की या और लोग, मेरे ख्याल से लोग खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है बानी तहरीक इंसाफ से मिलने में, क्योंकि ये लोग ये समझते हैं कि अगर हमें हुकूमत मिलवा भी देती है या हमारे लिए गुंजाइश निकालती है, तो इवन के इन पर इनकी जमात में शक होना शुरू हो जाएगा कि शायद आप किसी के सहूलतकार बने हुए हैं। गंडापुर साहब कोशिश करते थे, दोनों तरफ जो है वो बातचीत करते थे, उन्हें साथ लेकर चलते थे, और उनकी मुलाकातें हो जाती थी। आपको याद है बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हो जाती थी, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला कि एक वजारत से गया, एक वजारत आला से गया। तो जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं वो खुद भी इस मामले में मोहतात हैं कि बानी तहरीक इंसाफ का पता कोई नहीं चलता कि किसी भी वक्त उनको भी माइनस कर दे। इसलिए वो लोग जो है वो मिसाल है कि जो है बिला वजह का इसमें जो है अपने आप को जो है ट्रबल में डालना नहीं चाहते। आपका गुमान है कि किसी खबर की बुनियाद पर कह रहे हैं कि ये लोग मिलना नहीं चाहते? नहीं, हमारे पास मालूमात है, हमसे राब्ते में है लोग। अच्छा, हमारे पास एक चीज मौजूद है, और वो ज़ाहिर लोग कहते हैं कि भाई या तो आप फैमिली को मिलवाएं, बेहतर है कि आप सोहेल अफरीदी को मिलवाएं। ये नहीं कि वो कोई बहुत लोग कंप्रोमाइज्ड हैं या वो लोग हमारे लोग हैं, वो इनसे जो है जो इनकी बहनें हैं या सोहेल अफरीदी से ज्यादा लॉयल लोग हैं, लेकिन वो हकीकत पसंद लोग हैं। वो ये कहते हैं कि भाई आप सोहेल अफरीदी को मिलने दें, अगर उसे नहीं मिलने देते तो फिर हमें भी ना बीच में लेकर आए, अदरवाइज जो है वो फिर
हमारे लिए जमात में रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ज़ैफर साहब, जिस जगह पर मैं बैठा हूँ हमारी कोशिश ये होगी कि कोई अफ़ाम तफ़हीम से कोई मामला हल हो, उस एक्सट्रीम साइड पे ना चला जाए। कुछ चीज़ें हैं जो पीटीआई ने अपनी सियासी कमेटी में तब्दीलियाँ की हैं, पार्टी में जो हॉक्स थे उन्हें निकाला गया है, अचकज़ई इलामा राजा नासिर अब्बास को शामिल किया गया है, दोनों रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मैंडेट भी दिया गया है। तो हुकूमत उन्हें एंगेज करे ना सर। कौमी कॉन्फ्रेंस भी इस्लामाबाद में उन्होंने बुलवा लिया है। देखिए अंगेज तो आपको पता है कि इन्होंने तो अब ये नए लोग नॉमिनेट किए हैं। हम तो रोजे अव्वल से चाहते हैं कि इन्हें एंगेज भी करें, पार्लियामेंट में हमसे इनसे बात भी करें, असेंबली बिजनेस चलाने के बाद से बात करें। लेकिन अगर हर बात की जो है शर्त ये होगी कि बानी की रिहाई, वो रिहाई हम कैसे कर सकते हैं? वो अदालतों ने करनी है। जिन अदालतों ने 14 साल सजा दी है वो अदालतें उन्हें बरी करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेंडिंग है अभी। वो कह रहे हैं आप केसीसी या तो सीधा सीधा कहेंगे हमें वो कहते हैं नहीं, आप केसीसी नहीं लगने या वाजे देते। कहेंगे हमें एनआरओ चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब अपील की बारी आएगी वो लगेगी। अगर कोर्ट के ऑर्डर पर मुलाकातें हो सकती हैं, अगर पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर वज़ीर आला का चुनाव हो सकता है, तो ये ना आप कहें कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू। अगर आपके हक में फैसला आ जाए तो आप कहें ठीक है, अगर आपके खिलाफ आ रहा हो या पेंडिंग हो तो आप कहें ये अदालतें इन्फ्लुएंस्ड है। ऐसा हरगिज नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर ये अपनी रविश नहीं छोड़ेंगे, अगर इसी रविश पर रहेंगे, तो जाहिर है फिर हुकूमत भी कोई लचक नहीं दिखाएगी। अगर ये चाहते हैं कि बानी की रिहाई हो तो सीधा कहेंगे हमें एनआरओ चाहिए। ठीक। एनआरओ आपको तब मिलेगा जब हम आईनी तौर पर इसमें तरमीम कर लेंगे आइन में कि हुकूमत के पास एनआरओ देने की गुंजाइश भी है। आइन हम मुअत्तल तो नहीं कर रहे मुशर्रफ की तरह, कोई इमरजेंसी भी नहीं है कि आइन मुअत्तल हो आप एनआरओ दे दें। आइन तो मौजूद है और आइन के तहत कोई एनआरओ दिया नहीं जा सकता। अगर आप हुकूमत से रिहाई का मुतालबा करते हैं, दरअसल वो हुकूमत से रिहाई का मुतालबा नहीं होता, वो दरअसल हुकूमत से एनआरओ का मुतालबा होता है। फिर खुल के कहेंगे हमें एनआरओ चाहिए। ठीक। फिर हम एनआरओ पे बात करेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे, अपने लोगों से पूछेंगे कि भाई इन्हें एनआरओ देना भी है या नहीं। अच्छा। जुडिशरी उस एनआरओ को कलदम ना कर दे। तो सारी चीजें है ना। ये तो बात ये कि रिचर्ड ग्रनेल ने इनकी रिहाई तो नहीं देनी। रिचर्ड ग्रनेल तो एनआरओ दे सकता है। ठीक। अच्छा बरतानिया एनआरओ दे सकता है। ठीक। यानी एनआरओ इन द सेंस के हुकूमत से बात कर इनकी रिहाई को यकीनी बनाने की कोशिश करे। असल जो कानूनी रिहाई है वो तो अदालतों ने देनी है। जो तुमने घड़ी चोरी की है, जो तुमने पेन चोरी की है, जो तुमने बलगारी का सेट चोरी की है, ना करते चोरियां। अगर ये चोरियां ना होती तो तुम्हें सजा ना होती। तुमने जुर्म किया तुम्हें सजा हुई है। ठीक। अच्छा उज़ैफर साहब, फैज़ हमीद साहब का जब केस का फैसला आया तो अब हुकूमती वुज़रा, शुरू में ज़रा जनरल बाजवा साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, लेकिन अब ज़रा वो फोकस भी हट गया है। अब वो साबिक जजेस के एहतसाब का कह रहे हैं। अब आप बताइएगा आने वाले दिनों में किन जजेस के खिलाफ हुकूमत को एक्शन ले सकती है? देखिए अभी ऐसी कोई कंक्रीट चीज नहीं है। मुतालबा जरूर है हमारा, और उसमें ज़रा आसिफ सईद खोसा हों, साकिब निसार हों, अजमत सईद हों, जो कुछ उन्होंने किया होगी से ढका छुपा नहीं है। तो उसमें ज़ाहिर है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ तय नहीं हुई कि मैं आपको बता सकूं कि हुकूमत फलां जज के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। हाँ, ये ज़ाहिर है हमारी जमात के लोगों का एक मुतालबा है जो कि जायज़ मुतालबा है। उसको हुकूमत ज़ेर गौर लाएगी और जो लॉ ऑफ लैंड होगा उसके तहत फैसला करेगी कि हम किस कानून की शिक के तहत रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जजेस जो उस वक्त के मीडिया के लोग थे, अगर उन्होंने सहूलतकारी की है तो हम उनके खिलाफ एक्शन लें। तो कानून के मुताबिक जायजा लेंगे, फिर फैसला करेंगे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक। अच्छा सर, आपके ना एक स्टेटमेंट है कल की, उसने अच्छा खासा जिसे कहते हैं ना हाइप क्रिएट की हुई है कि आपने ट्विटर की बंदिश से मुतल्लिक स्टेटमेंट दी कि ट्विटर ने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन तस्लीम ना किए और पाकिस्तान में अपना दफ्तर ना बनाया तो हम पाकिस्तान में ट्विटर को बंद कर देंगे और फिर ट्विटर VPN पे भी नहीं चल पाएगा। सर बताइएगा, हुकूमत को ट्विटर मुकम्मल बंद करने की ज़रूरत क्या है? आप कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स पे तो ब्लॉक कर सकते हैं ना सर? नहीं, एक तो मैंने ऐसे गुफ्तगू नहीं की थी। वसीम बदामी साहब ने मुझसे पूछा कि ट्विटर पे पाबंदी की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। मैंने कहा जी कोई पाबंदी लगाने का मूड नहीं है। हमने उन्हें कहा है कि आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपकी एक फॉलोइंग है, आप पाकिस्तान में अपना दफ्तर बनाएं, जो कि हिंदुस्तान में भी है, कतर में भी है, चाइना में भी है। तो उन्होंने कहा अगर वो दफ्तर नहीं बनाते, तो मैंने कहा अगर दफ्तर नहीं बनाते तो कानून के तहत एक्शन होगा, वो होगा। उन्होंने कहा क्या एक्शन होगा? तो मैंने कहा ज़ाहिर है पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है, बैन भी हो सकता है, कुछ जुर्माना भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप मुकम्मल बैन कर देंगे। मैंने कहा जी जाहिर है अगर वो कानून को नहीं मानेंगे, अपने आप को PTA रेगुलेशंस के तहत रजिस्टर नहीं कराएंगे, तो इस हैंडल को आप दहशतगर्दी के खिलाफ सरगर्मी में इस्तेमाल किया जा रहा है, दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अगर डाटा की एक्सेस नहीं होगी तो जाहिर है हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा कि हम इसे बैन करें। और ये बैन कोई पाकिस्तान में नहीं है, चाइना में बैन है, बहुत सारे ममालिक में है, जहां पर वो समझते हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है
या लोग अपना बहुत सारा वक्त जो है इस पर जाया कर देते हैं, स्क्रोलिंग पे लगे रहते हैं, ट्रोलिंग पे लगे रहते हैं। हम आईटी का मुस्बत यूज नहीं कर रहे। आईटी एक्सपोर्ट जो है भारत की $100 बिलियन को क्रॉस कर गई है, और हमारी आईटी एक्सपोर्ट वही $2-3 अरब पर खड़ी हुई है, और हम ज्यादा टाइम लगे हुए ट्विटर हैंडल पर और आजादी इजहार से जोड़ रहे हैं। अगर हमारे लोग अपने वक्त का जिया कर रहे हैं और हमारे लोग जो है इसी बात पर लगे हुए हैं कि हमने ट्विटर हैंडल यूज करके अपने वक्त का जिया करना है और कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना, इस आईटी से आपकी आईटी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, अगर आपके मुल्क में 5G आया है, तो जहरा में जेरे गौर ये लाना पड़ेगा कि जिन ममालिक ने ट्विटर को बैन किया, क्या हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं? क्या हमारी भी कौम उसी तरफ जा रही है? सर तो अगर हमें लगा कि वक्त का जिया है और ना हमारे रेगुलेशन को फॉलो करता और ना हमारे जो कानून है, लॉ ऑफ लैंड है, उसको फॉलो करता, ठीक। तो इस पे पाबंदी करना कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। मगर उज़ैफर साहब, लेकिन जिन वो पाबंदी ममालिक के आप फिर अगर एग्जाम्पल लगेगी- दे रहे हैं ना, वहाँ आज़ादी इज़हार राय, वहाँ जमहूरियत के वो जो चंद दरीचे खुले में हैं, उसका भी आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन ममालिक का भी आप जिन मॉडल का बात कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर नहीं है हुकूमत को अपनी फॉरेन पॉलिसी, जो इतना क्लोज हैं आप इस वक्त अमेरिका के, ये सारी अमेरिकन कंपनियां हैं, आप उनसे कहें भाई फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इनके दफ्तर यहाँ खोलो, ये तो ज़्यादा बेहतर नहीं, चीज़ हम नहीं कह है। रहे हैं पहला काम यही करेंगे, और हद तक उल विसा कोशिश होगी कि उनके दफातर खुलें, हमारे एक रेगुलेशंस के दायरे में आए। एक चीज को हम क्यों बिना वजह बैन करें? अमेजोन अपने दफातर बनाए, ट्विटर बनाए, फेसबुक बनाए, लोग अमेजोन से बिजनेस करें, यूट्यूब की आपकी यहाँ पर ऑडियंस बढ़े, ट्विटर और फेसबुक की आपकी ऑडियंस बढ़े। लेकिन आप कहते हैं अगर ये नहीं करते, तो जरा अगर ये नहीं करते तो जो हमारी कैबिनेट फैसला करेगी, जो वज़ीर आज़म फैसला करेगी, उससे तहत एक्शन होगा। वकील वज़ीर मुनव्वर रहमान साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टेक के सिलसिले में क्या है, उमैर न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा उमैर न्याजी साहब, आज एक मरतबा फिर बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था, फिर मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात ततारड़ कहते हैं पीटीआई वाले जैन मैनुअल की पासदारी करें तो बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। आप लोग क्यों जेल मैनुअल की पासदारी नहीं कर रहे, क्यों सियासी गुफ्तगू करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई देखें, सियासी गुफ्तगू सियासी लीडरान करेंगे नहीं तो कौन करेगा। और इमरान खान एक सियासी कैदी हैं, सियासी नौइयत के केसेस बनाए हुए। अगर इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म ना होते तो क्या आज जेल में होते? क्या इमरान खान 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में आवाज़ ना उठाते तो क्या आज जेल में होते? देखिए, ये तो खाली सारा कोशिश की जा रही है कि जो मुलाकातों को एज़ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पे लाया जाए कि जी मुलाकात लेनी है तो आप हमारे लिहाज से चलें, आप जो है ना अपनी ज़बान बंदी करें, तो वो तो हो नहीं सकता। देखें, मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, उन्होंने अपनी जमात भी चलानी है, अपने विजन से अपने अवाम को भी अपडेट रखना है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इमरान खान इस वक्त साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, 26 नवंबर के बाद से पॉलिटिकल मुलाकातें बंद की गई थी, उसके बाद कितनी कोई मुलाकातें हुई। एक फैमिली थी जो मिल रही थी, अब आके पिछले 2 माह से फैमिली की भी मुकम्मल तौर पे मुलाकातें बंद कर दी हैं। मगर उससे ना इमरान खान के जज्बे में कोई कमी आ रही है, ना बुशरा बीबी के जज्बे में कमी आ रही है। दोनों अपनी जगह पे कायम दायम खड़े हैं और कायम रहेंगे। अच्छा उमर साहब, 26 नवंबर का एहतजाज पर अब वो जो पिछले साल का था, वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी हो, सूबाई वज़ीर मीना आफरीदी, शफीउल्लाह आफरीदी समेत दीगर मुल्ज़मान को ना इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी आगाज़ हो गया है। तो आपको लग रहा है, हमें तो लग रहा है कि सूबाई हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है? देखिए, अभी तो चलें, कोशिश तो यही होगी कि जी इश्तिहारी करार दिया है तो इनके वारंट निकालें करें, मगर ये है कि ज़ाहिरी बात है वो भी बाय द बुक चलने वाले लोग हैं, इस सिस्टम में ले के ऑपरेट करना है। तो जिस तरह पिछले सीएम ने ज़मानतें कराई थी, ये भी अपनी ज़मानतें कराएंगे, पेशावर हाई कोर्ट से शायद पहले प्रोटेक्टिव बेलें लें, फिर इस निज़ाम के सामने अपने आप को जो है ना रखेंगे और वो फेस करेंगे। बाकी देखें, किसी की ख्वाहिश हो कि जी चंद MPs को डिस्क्वालीफाई करा के और हुकूमत किसी और की कायम करा देंगे, तो देखें ये सिर्फ हुकूमत कायम करने का मसला नहीं है, बात है इस सूबे को गवर्न भी करना है। KP को आसान सूबा नहीं है गवर्न करने के लिए। KP को जो इस वक्त ख़तरात लाक हैं वो आज से पहले कभी भी नहीं थे। अमेरिका जो अफ़गानिस्तान को अचानक छोड़ के गया तो वो बहुत सारी परेशानियां उस खित्ते के लिए छोड़ के गया। जब वो परेशानियां खित्ते के लिए छोड़ के गया तो वहाँ अगर अनपॉपुलर गवर्नमेंट हो, ऐसी गवर्नमेंट हो जो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ना, उसके लिए चलाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, और सर PTI ने अपनी 23 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दी, बड़े बड़े रहनुमाओं को नज़रअंदाज किया गया, सोशल मीडिया ट्रोलर्स तो बहुत कुछ कह रहे हैं, वह आप भी हैं जिनको शामिल नहीं किया गया। एक तो NDU की समझ आई थी, वो थी,
वो भी बता दें ज़रा। दूसरा, अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सियासी कमेटी में शामिल करने की क्या वजह है? उनकी तो अपनी अपनी जमातें हैं सर, पीटीआई में लीडरशिप का फुकदान है। अच्छा नहीं, लीडरशिप का फुकदान नहीं, मेरे ख्याल से लीडर्स ज़्यादा हो गए हैं और लीडर्स भी ज़्यादा हो गए और इस वक्त चेन ऑफ कमांड जो है ना शायद डिसरप्टेड है। देखिए मुलाकातें ना इमरान खान से होने की वजह से क्या हुआ है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो गई, वरना होना क्या चाहिए था, जिस तरह पहले भी था, पहले भी पॉलिटिकल कमेटी चल रही थी, क्या इस स्टेज पे ज़रूरत पेश आई? ज़ाहिरी बात है इमरान खान साहब तक कोई बात गई होगी तो इमरान खान साहब ने फैसला किया ना कि पॉलिटिकल कमेटी को तहलील करना है, तो तहलील कर दिया गया, ठीक अमल था, कर दिया गया। मगर साथ ही साथ जब पॉलिटिकल कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है तो वो आपने ठीक पिन पॉइंट किया कि बहुत सारे हमारे सीनियर्स जैसा असद कैसर साहब अलायंस को लीड कर रहे हैं वो आपको उसमें नहीं नज़र आएंगे, आरिफ अलवी साहब सदर रहे हुए हैं नहीं नज़र आएंगे, हमारे पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में अली ज़फ़र साहब वो नहीं नज़र आएंगे, तो बहुत सारे लोग हैं। वो ये चीज़ें मेरे ख्याल से पॉलिटिकल कमेटी को जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया है वो भी इमरान खान साहब की अगर मुशावरत के साथ हो जाता तो उसमें और ज़्यादा वजन आ जाना था। तो कहीं ना कहीं सर ये भी तो सवाल है ना कि पिछली पॉलिटिकल कमेटी ने ऐसा क्या कर दिया कि जो नई पॉलिटिकल कमेटी है उसको ये मौका ना दिया जाए? अच्छा नहीं, देखें पार्टीज़ में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखें पॉलिटिकल कमेटी बनाने का मकसद क्या है? पार्टी में जो अगर बड़े फैसलों के लिए तो ऑलरेडी आपकी कोर कमेटी मौजूद है। कोर कमेटी, अगर कोर कमेटी से हट के एक स्ट्रक्चर तश्कील दिया गया है और खान साहब ने कहा है डिज़ोल्व करें, तो उसमें ज़ाहिरी बात है खान साहब की कोई अपनी मसलियत होगी। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि वो उस चीज़ को सामने रखना चाहिए कि इस वक्त क्या ज़रूरत पेश आई इसको तहलील करने की और नई कमेटी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर अपनी दानिश में अगर इस चीज़ को देखना चाहिए था, अगर पॉलिटिकल कमेटी बनानी भी थी तो इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था। तो आप बना लेते, जो भी लोग हैं किसी को पता भी ना होता, आपका अपना ग्रुप बन जाता, वो मशावरत करते, वो वाली सारी मशावरत कोर कमेटी के सामने रख दी जाती, उनकी इंडोर्समेंट ले ली जाती, तो वो ज़्यादा मुनासिब होता। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आप पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं में से आते हैं। अब दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ऐसा भी है ना कि आप लोग जलसों में डी चौक के नारे भी लग रहे हैं, लेकिन पीटीआई अपना दबाव बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पा रही। तो आपको लग रहा है कि पीटीआई के पास अभी भी कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिसकी बिना पर दबाव बढ़ाए? क्योंकि चाहे इसके कि इमरान खान से मुलाकातें तो एक बजाते खुद एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए ये इंटरेस्टिंग सवाल है, मगर वो देखें इसको देखने के लिए दबाव एक तरह का नहीं होता। दबाव बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दबाव हालात की वजह से भी आते हैं, दबाव मुल्क के सिचुएशन दौर जिससे गुजर रहा होता है उसमें भी आते हैं। बज़ाहिर अभी लगता है कि शायद सब चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं। आप कहें कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद कोई जुडिशल एक्टिविज़म नहीं होने लगा, जुडिशरी को सरनगू कर लिया गया, जिस तरह से एड्स रोके एक अखबार के तो मीडिया को कंट्रोल कर लिया। बाकी देख लें पार्लियामान में रिज़र्व सीटें दिला के वो नंबर फिक्स कर लिया। IMF ऑन बोर्ड है तो चलो बज़ाहिर मैक्रो स्टेबिलिटी दिखा ली। मगर वो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इस वक्त आम पाकिस्तानी 3 साल से पहले 3 साल की निस्बत आज देखा जाए ज़्यादा बदहाली में है। जो आज जियोपॉलिटिक्स जो पाकिस्तान फेस कर रहा है वो एक ख़तरनाक वेंचर है। उसमें जिस तरह की डायमेंशंस ओपन अप होएंगी तो आने वाले दिनों में पॉलिटिकली जो मैं समझता हूँ कि पीटीआई बहुत बेहतर पोजीशन में है। जो परेशानियों का मसाइल का सामना गवर्नमेंट वाली साइड को ज़्यादा होगा। जी, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमर नियाज़ी हमसे बात। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। सिडनी हमले से साबित हो गया कि भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है। अक़वाम आलम इस बात की शाहिद है कि भारत किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि भारत रियासती सतह पर न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान बल्कि कनाडा, अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैला रहा है। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। बोंडाई बीच के हमला आवर साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर सफर करने का इंकशाफ हुआ है। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी जरीदों ने होशरुबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की कलई खोली। ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी हुकाम और एजेंसीज का भारतीय बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ से रब्ता इस बात को वाज़ेह करता है कि रॉ एक मुनज़्ज़म अंदाज से इस हमले में मुलव्वस रही है। भारतीय वजारत खारजा की खामोशी से भी साबित होता है कि दाल में कुछ काला है। भारतीय मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ने पालकी शर्मा को इंटरव्यू में कहा कि वो नवीद अकरम और साजिद अकरम को जानते हैं,
दोनों उत्तर प्रदेश के रिहायशी थे। भारतीय पुलिस ने भी दहशतगर्द साजिद अकरम और नवीद अकरम का भारत से ताल्लुक तस्लीम कर लिया। भारतीय पुलिस का बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच में फायरिंग के वाकये में हलाक होने वाला हमलावर साजिद अकरम दरअसल भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद का रिहायशी था, ताहम भारत में अपने खानदान से इसके राब्ते महदूद थे। ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक सिडनी हमले से मुतल्लिक सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि साजिद अकरम और नवीद अकरम ने गुज़िश्ता माह जनूबी फ़िलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। BBC के मुताबिक फ़िलिपाइन इमिग्रेशन ने तस्दीक की है कि ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई बीच हमले में मुलव्विस साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फ़िलिपाइन का सफ़र किया, जबकि हमलावर का बेटा 24 साल नवीद अकरम ऑस्ट्रेलवी शहरी की हैसियत से फ़िलिपाइन गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों 1 नवंबर को सिडनी से फ़िलिपाइन पहुंचे, जहां उनकी आखिरी मंजिल जनूबी सूबा डावाओ दर्ज थी, जिसके बाद दोनों 28 नवंबर को फ़िलिपाइन से रवाना हुए। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर मेल लियोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साजिद अकरम और नवीद अकरम के फ़िलिपाइन के सफ़र की तस्दीक करते हुए बताया कि इस बात की तहकीकात की जा रही है कि इस दौरे का मकसद क्या था और फ़िलिपाइन में उन्होंने किन मकामात का दौरा किया। ऑस्ट्रेलियाई टीवी ABC न्यूज़ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से दावा किया था कि साजिद और नवीद अकरम अस्करी अंदाज की तरबियत लेने के लिए फ़िलिपाइन गए थे। ताहम फ़िलिपाइन की फ़ौज ने कहा है कि वो फौरी तौर पर इन इतलात की तस्दीक नहीं कर सकते कि दोनों हमलावरों ने अस्करी तरबियत हासिल की थी। फ़िलिपाइन की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल और तर्जुमान कॉर्नेलियो वेलेंसिया ने बताया कि काउंसिल इन मुश्तबा अफराद के मुमकिन रवाबित फ़िलिपाइन में दहशतगर्द गिरोहों के साथ तहकीकात कर रही है। इस बात की भी छानबीन कर रहे हैं कि वो मुल्क में किन सरगर्मियों में मुलविस रहे। वेलेंसिया के मुताबिक फ़िलिपाइनी हुक्काम इस मामले पर अपनी ऑस्ट्रेलियाई हम मनसबों के साथ राब्ते में हैं। BBC रिपोर्ट करता है, उसकी रिपोर्टर वर्मा समोंटे के मुताबिक फ़िलिपाइन इमिग्रेशन की तर्जुमान डाना संडोवाल ने उन्हें बताया कि फ़िलिपाइन जाने के लिए 50 साल साजिद अकरम ने इंडियन पासपोर्ट इस्तेमाल किया था, जबकि उनके 24 साल बेटे नवीद ने ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर सफ़र किया था। संडोवाल के मुताबिक दोनों ने फ़िलिपाइन के जनूबी शहर डावाओ को अपनी हतमी मंजिल बताया था। डावाओ फ़िलिपाइन के जनूबी जजीरे मुंडानो पर वाक़या है। इस जजीरे के वस्ती और जनूब मगरबी हिस्सों में इस्लामी शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोंडाई बीच पर होने वाले हमले में मुलव्विस हमलावरों ने मुबैना तौर पर नाम नहाद दौलत इस्लामिया से वफादारी का अहद किया था। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि सिडनी के बोंडाई साहिल हमले में मुलव्विस मुबैना हमलावर नवीद अकरम अब कोमा से निकलकर होश में आ चुके हैं। पुलिस की नवीद अकरम से तफ्तीश जारी है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने भी इस बारे में खबर शाया की है। 90 अखबार के मुताबिक नवीद अकरम पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। BBC की नुमाइंदा केटी वॉटसन के मुताबिक दोनों हमलावर बोंडाई साहिल से 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़े जनूब मगरबी सिडनी के इलाके बोने रिग के रिहायशी हैं, जबकि ABC के नामानिगारों ने बोने रिग में नवीद की वालदा वनीरा अकरम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी जब तक पुलिस यहाँ नहीं आती। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से बात करते हुए अकरम खानदान के घर के करीब रहने वाली पड़ोसन लिमानातो फातो ने बताया कि वो अजीब लोग थे, किसी को हेलो नहीं कहते थे। दूसरी जानिब सिडनी वाक़े के हीरो अहमद अल अहमद की बहादुरी पर दुनिया भर से उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। अहमद अल अहमद के इलाज के लिए जमा किए जाने वाले चंदा 11 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से तजावुज़ कर गया है। अहमद अल अहमद के लिए कायम की गई गो फंड मी मुहिम के जरिए एक ही दिन में 11 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से ज़्यादा रकम जमा की जा चुकी है, जिसमें मारूफ अरबपति सरमायाकार बिल एकमैन ने सबसे ज़्यादा 65,000 अमरीकी डॉलर यानी 9,999 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अतिया किए हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ और न्यू साउथ वेल्स के वज़ीर आला क्रिस मिन्स ने सेंट जॉर्ज अस्पताल जाकर अहमद अल अहमद की अयादत की और जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अहमद अल अहमद की हिम्मत को मुतासिर कुन करार देते हुए कहा कि आप हकीकी हीरो हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ऑस्ट्रेलियाई शहरियों की जानिब से आपके शुक्रगुजार हूँ। न्यू साउथ वेल्स के वज़ीर आला क्रिस मिन्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने सूबे भर की आवाम की जानिब से अहमद अल अहमद का शुक्रिया और कदरदानी का पैगाम पहुँचाया है। उनकी जानिब से शेयर की गई तस्वीर में अहमद को बिस्तर पर लेटे हुए देखा जा सकता है, जबकि उनका बायां बाजू प्लास्टर में है। सेंट जॉर्ज अस्पताल के बाहर अवाम की जानिब से अहमद अल अहमद से इज़हार यकजहती देखने में आया, जहाँ लोग फूल और दुआओं के साथ अहमद की सेहतयाबी के लिए पहुँचे। एक शहरी वेरोनिका पोचयोफ ने कहा कि वाक़या सिर्फ बोंडाई का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का मसला है।
उधर मुस्लिम फलाही तंजीमों की जानिब से भी अहमद के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, जिनका मकसद उनकी जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी को यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब बोंडाई बीच पर हमले के बाद सिडनी में इस्लामोफोबिया का एक वाक़या भी सामने आया, जिसमें इस्लामोफोबिया के शिकार अनासर की जानिब से मुसलमानों के कब्रिस्तान की बेहुरमती की गई। मीडिया रिपोर्ट्स बताती कि जुनूब मगरबी सिडनी के मज़ाफ़ाती इलाके नारीलान में वाक़ मुसलमानों के कब्रिस्तान पर हमला किया गया। इस दौरान कब्रों की बेहुरमती करते हुए वहाँ सूअर के सर और इसके अज़ा रखे गए। सिडनी पुलिस का कहना है कि कब्रिस्तान के दरवाजे पर जानवरों की बाकियात बरामद की गई हैं। कब्रों पर रखे गए सूअर के सरों को हटाकर ठिकाने लगा दिया गया है और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। उधर मजहबी रहनुमाओं की जानिब से इस अमल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा गया कि ये इकदाम नफरत और तकसीम को फ़रोग़ देगा। दूसरी जानिब सिडनी के मुस्लिम रहनुमाओं ने हमलावरों की मैयतें लेने और उनके जनाजे की अदायगी से इनकार कर दिया है। सिडनी वाक़े की मौजूदा पेशरफ्त पर बात कर लेते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से। हारिस नवाज साहब, सिडनी वाक़े के बाद से भारत और इसराइल की जानिब से प्रोपेगेंडा तो किया जा रहा था, लेकिन अब जितने भी क्राइन और शवाहिद हैं वो साबित हो गया कि हमला व साजिद का ताल्लुक भारत से था। भारतीय पुलिस का बयान भी आ गया है। क्या कहेंगे इस पर? भारत की आलमी सतह पर दहशतगर्दी बेनकाब हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियावी जो सिक्योरिटी हुकाम हैं उन्होंने रॉ हुकाम के साथ रब्ता भी किया है। देखिए, बात यह है कि एक तो कोई डाउट नहीं है कि भारत जो है ना, ये एक ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है। आपके सामने अगर आपने देखा हो तो कनाडा में इन्होंने सिख लीडर को मर्डर किया, अमेरिका में ये कॉन्स्पिरेसी पकड़ी गई सिख लीडर को मारने की, पाकिस्तान में इन्होंने 20 पाकिस्तानी जो है ना वो उन्होंने शहीद किए जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे। कश्मीर में जो जुल्म बर्बरीत कर रहे हैं वो आपके सामने है। श्रीलंका में जो उन्होंने किया, बांग्लादेश को देख लें। फिर पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हम वैसे टेररिज्म कर रहे हैं, BLF को सपोर्ट करते हैं, पर TTP को कर रहे हैं, दाइश को कर रहे हैं, तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ये स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, उनको चला देंगे। फिर उसके बाद इन्होंने बरतानिया में जो किया, और अभी ये देख लें पाकिस्तान को किस तरीके से ब्लेम किया इन्होंने बड़े आराम से, कि अभी उन्होंने गोली फायर नहीं की थी, इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी ओरिजिन है नवीद अकरम, और ये जो है ये पाकिस्तान का है और ये है वो, सब शुरू हो गए। और पता चला उसने बेचारे सोशल मीडिया पे तस्वीर डाली कि मैं पाकिस्तानी, लेकिन मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं खैरियत से हूँ, मैं इसमें कोई ऐसी हरकत नहीं किया, मैं ये मेरा वीडियो पैगाम है। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने पकड़ा, उन्होंने सारी डिटेल्स की, तो पता चला कि खुरा जाके निकला है इंडिया में। फिर पता चला हैदराबाद का रहने वाला है, 2 इसके वो हैं भाई वहां पर रहते हैं, और ये वहां से आया, तो फिर दूसरा बेटा इसका यहाँ पैदा हुआ। और इन्होंने फिर जाके दाइश के फ्लैग निकले हैं, सब चीजें निकले हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंडिया, दाइश, मुसाद, ये एक नेक्सस है जो ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक दूसरा भी रुख है तस्वीर का ना, ऑस्ट्रेलिया में इस्लामोफोबिया के शिकार जो अनासर थे उनकी जानिब से मुसलमानों के कब्रिस्तान की बेहुरमती की गई, यानी एक डिवीजन तो क्रिएट है ना सर, वो जो क्रिएट कर दी गई है। सर आने वाले दिनों में आप इसके नतायज क्या देख रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म भी वो अहमद अल अहमद के पास गए, आज उसको कौमी हीरो भी डिक्लेयर किया, उसकी तारीफ भी बहुत की, करीबन $10 लाख भी अब तक उसके लिए इकट्ठे हो चुके हैं। ये तमाम चीज़ें भी हुई ना, तो बगैर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ कब्रिस्तान की बेहुरमती की गई। देखिए, वो वहां पर भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है राइट फार के, जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। जैसे आप कहते हैं रेडिकलाइज्ड हैं, बात करते हैं कुछ मुसलमान हैं जो रेडिकलाइज्ड है, इसी तरीके से क्रिश्चियन भी रेडिकलाइज्ड है। ये वो लोग हैं, लेकिन ज्यादा वहां पर लोग मॉडरेट हैं, दे अंडरस्टैंड, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको। अहमद को वो हीरो करार दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का हीरो कह रहे हैं। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा उसने कारनामा किया, बताया कि मुसलमान सारे इस तरह के नहीं है, ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुसलमान तो बड़ा पीसफुल रिलीजन है, मुसलमान इस्लाम आपको पता है कि क्या पीस करते हैं, एक इंसान का कत्ल भी पूरी इंसान का कत्ल कहता है। ये चीजों को देखा जाए तो इट इज अ गुड थिंग, लेकिन इसके साथ देखना ये है कि अब इन ममालिक को ये बड़ी स्पीड से, व्हाइट हाउस में जाके आपके सामने एक उन्होंने पुलिस के एहलकार को उससे मार दिया, एक जख्मी कर दिया, वहां पर बॉम्ब बनाने की वीडियो नशर हुई है, पूरे यूरोप में रेड अलर्ट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में ये धमाका हो गया है, ताजिकिस्तान में ये चले गए हैं, वहां चाइनीज मार दिए। तो अब दुनिया को समझ आनी चाहिए, और ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो
अफगानिस्तान में इतना वेपन एमुनिशन छोड़ के गए हैं, उसके बाद उनको वीकली पैसा भी उनको डॉलर्स में दे रहे हैं। ये चीजें और ये सारा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अभी वहां पर 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है इसके मुताबिक। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आइदर दे डू देमसेल्व्स और पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट दें, आप हमें नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी दें, नाइट फाइटिंग कैपेबल हेलीकॉप्टर दें, एपीसीज दें, ताकि हम इनको सॉल्व करें। वरना ये बहुत तेजी से जा रहा है, फैल रहा है, ये बड़ा खतरनाक है पूरे ग्लोबल एक्टिविटी के लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस ने बात कर रहे थे पाकिस्तान फ्रंट। इस ब्रेक के बाद 11वें एनएफसी अवार्ड से मुतालिक बड़ी पेशरफ सामने आई है। वफाकी हुकूमत ने 11वें एनएफसी अवार्ड के लिए अहम अमूर पर 8 मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दे दी हैं। जरा बताते हैं कि कमेटियां कायम करने के साथ मुख्तलिफ अमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील भी दिए गए हैं। ज़राए का कहना है कि सूबाई इदारा इख्तियार के अखराजात पर सिफारिशात के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही पंजाब के वजीर ख़जाना करेंगे, जबकि मरकज़ और सूबे में वसाइल की तकसीम के तनासुब पर तश्कील दिए गए वर्किंग ग्रुप की सरबराही वजीर ख़जाना बलूचिस्तान के सुपुर्द की गई है। वफाकी हुकूमत ने कौमी कर्जों की साख्त और इस्तेमाल पर भी वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया है, जबकि वजीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में टैक्स टू GDP तनासुब बेहतर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। वफाकी हुकूमत ने सूबों को वसाइल की बराह रास्त मुंतकली पर भी वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया है, जिसकी सरबराही सिंध के वजीर ख़जाना करेंगे। इसके अलावा वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में काबिल तकसीम पूल वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है, जबकि साबिक फाटा के इंजमाम और NFC शेयर पर भी 7वां वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। ज़राए बताते हैं कि मरकज़ और सूबे में वसाइल की तकसीम के तनाज़ुब पर वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है। वसाइल की तकसीम से मुताल्लिक़ वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान करेंगे। कौमी कर्जों की साख्त और इस्तेमाल पर भी वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है, जबकि टैक्स टू GDP तनासुब बेहतर बनाने के लिए भी वर्किंग ग्रुप की तश्कील की गई है। टैक्स टू GDP के लिए वर्किंग ग्रुप वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में काम करेगा। ज़राए का यह भी कहना है कि सूबों को वसाइल की बराह रास्त मुंतकली पर भी वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, जिसकी सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना सिंध करेंगे। काबिल तकसीम पूल की साख्त के लिए भी वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब करेंगे। ये वर्किंग ग्रुप काबिल तकसीम पूल की साख्त और बाज़ टैक्सों को पूल में शामिल या निकालने की तजावीज़ तैयार करेगा। तमाम वर्किंग ग्रुप्स अपने दायरे इख्तियार में अमूर पर सिफारिशात तैयार करेंगे। ज़राए बताते हैं कि वफाकी हुकूमत कस्टम ड्यूटी को काबिल तकसीम पूल से निकालना चाहती है। ज़राए के मुताबिक मुशीर खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने सूबे की हदूद और आबादी इजाफे की बुनियाद पर शेयर में 4% तक इजाफे पर जोर दिया है। उन्होंने तवानाई समेत गलत पॉलिसी चॉइसेस को वफाकी बजट खसारे की वजह करार दिया है, जिसके बायस गैस और पावर सेक्टर में 50 खरब रुपए के गर्दिशी कर्जे और चीनी पावर प्लांट्स को 51 खरब रुपए से ज्यादा अदायगियां की गई हैं। ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि NFC इजलास में सिंध ने अखराजात पर किसी ग्रुप की तश्कील को NFC के मैंडेट के खिलाफ करार दिया है। इसलिए सिंध हुकूमत अखराजात की शेयरिंग पर कायम ग्रुप की कानूनी वजाहत मांग सकती है। 11वें NFC अवार्ड से मुतालिक पहला इजलास 4 दिसंबर को हुआ था। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्किल है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 12 दिसंबर को एक इजलास में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड देने की तजवीज़ दी थी। लाहौर में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी रहनुमाओं से खिताब में मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहेंगे कि जी भी आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड दिए जाएँ। अब देखना यह है कि वफाकी हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर्स मियां नवाज शरीफ की तजवीज़ पर क्या रद्द अमल देते हैं। कहा तो जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ की तजवीज़ वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ के खासी करीब है। पंजाब की जानिब से तजवीज़ की मुखालफत शायद ना हो, लेकिन सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो पहले ही वसाइल की कमी का शिकवा करते हैं और अपने हिस्से बढ़ाने का मुतालबा करते हैं, उनके यहाँ शायद मियां नवाज शरीफ की तजवीज़ को इस तरह से पजीराई ना मिले। बाज़ मुआशी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ की तजवीज़ में खासा वजन है, क्योंकि वफाक अपने हिस्से में से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को फंड्स देता है, जिसके बाद वफाक को मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए बगैर किसी दलील के मियां नवाज शरीफ की बात को रद्द करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। NFC फार्मूले पर तब्दीली पर हुकूमत कोशा है, इस पर बात कर लेते हैं हमारे मुझे डॉक्टर खारकान नजीब साहब से। डॉक्टर साहब, NFC फार्मूले में तब्दीली के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है। वफाकी हुकूमत ने 11वें NFC अवार्ड के लिए अहम ऊपर 8 मुख्तलिफ कमेटियाँ भी कायम की हैं। आप बताइएगा कि NFC में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिवाइज की जा सकती हैं और शामिल की जा सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये है कि इस वक्त जो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है, जिसको आप पूरा निज़ाम कहते हैं कमाई का और ख़र्चों का, उसको रिव्यू करके ठीक करने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ आपको प्री NFC बहुत से काम करने हैं। 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो वफाक चलाती है,
जिनका एक तखमीने के मुताबिक जारी अखराजात में, और ये एक मुसद्दका रिसर्च रिपोर्ट है एक वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान पे, 2023 में 328 अरब रुपया और लगभग 300 अरब के करीब पीएसडीपी से जाता है। तो आपको तो पहले ये सोचना है कि ये चीज़ें ही नीचे की हैं। फिर आप इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में सोचिए। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किसका है? पावर्टी इज अ सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविंसेस। तो आपको सोचना पड़ेगा कि 700 अरब रुपए से ज़्यादा क्या वफाक को इस पे खर्च करने चाहिए या कोई शेयरिंग बेसिस होनी चाहिए प्रोविंसेस के साथ। ये दो चीज़ें हैं जिन पे ये 17 सब्जेक्ट जो हैं, इसमें क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ज़कात, उशर, फूड सिक्योरिटी, ये सब शामिल हैं जो कि ऑलरेडी 18वीं तरमीम के थ्रू डिवॉल्व हो चुके हैं। ठीक। फिर अगर 82% वेट आप पॉपुलेशन को दे रहे हैं तो आपको दोबारा सोचना चाहिए कि क्या पावर्टी एंड बैकवर्डनेस, क्या रेवेन्यू कलेक्शन, क्या इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा? क्या HDI इंडिकेटर्स को डालना, क्या प्रोविंसेस का खुद टैक्स कलेक्शन करना? क्योंकि मैं फिर बार बार समझाता हूँ, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, GST ऑन सर्विसेज, पाकिस्तान का जो एक बड़ा मोटर व्हीकल टैक्सेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्चुअल में अरबों की प्रॉपर्टी में रहें, हजारों और लाखों का टैक्स दें। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये इतना बड़ा है। और इसका जो तखमीना है, जो हमें तहकीक बताती है, इज द फॉलोइंग कि हम 3% ऑफ GDP तक कलेक्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब इस वक्त के लिहाज से 3,500 अरब रुपया होगा जो प्रोविंसेस कलेक्ट कर सकती हैं। अभी वो सिर्फ 0.8% ऑफ GDP कलेक्ट कर रही हैं। सो इसके बारे में सोचिए। सो देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन। द ओवर रिलायंस ऑन पॉपुलेशन लीड्स टू एन अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके बारे में सोचें। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, वफाकी हुकूमत कहती है कि NFC में पॉपुलेशन का 82% शेयर है ना, और पसमानदगी का 10.3% है। इसलिए सूबे इस दोनों फैक्टर्स पर काम भी नहीं करते, इसे तब्दील किया जाए। अगर वाकई ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट पंजाब और बलूचिस्तान पर क्या आएगा? देखिए ना, अभी आप अगर रेवेन्यू एफर्ट को कोई शेयर देना चाहते हैं, देना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने NFC में, मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स जाकर पढ़िए, उसमें आपने लिखा कि हम 1.5% तक प्रोविंसेस जो हैं वो अपनी कलेक्शन को बढ़ाएंगी, पर आज भी वो 0.8% पे है। फिर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए सारे का मकसद क्या है? लोगों की भलाई, लोगों की रसाई सर्विसेज तक, लोगों को सर्विस डिलीवरी देना और बेहतर इकोनॉमिक गवर्नेंस देना। तो फिर PFCs क्यों नहीं होने चाहिए? यानी कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशंस जो हैं वो क्यों मिसिंग है सारी इक्वेशन? ठीक। इसका मतलब है कुछ लिंकेज आप उस पर सोचें। और जो इम्पोर्टेंट हो गई ये बात, जैसे जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे, आपको मालूम है कि क्लाइमेट बेस्ड वेट भी आपको लेकर साथ साथ, चाहे वो थोड़ा ही हो और वो इंडिकेट ही कर रहा हो, आपको साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब ये वो सारे अवामिल हैं जिनको सामने रखते हुए आप बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर कर सकते हैं जिसमें प्रोविंसेस की इंडिपेंडेंस जो है उस पर भी कोई जिसे कहीं आंच ना आए। मैं समझता हूँ इस बात को। और जो नया NFC है वो एक फ्रेमवर्क ऐसा हो जो टाइड हो टू परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट पॉपुलेशन। और दिस अप्रोच इज फेयर, इट्स मॉडर्न, इट्स डेवलपमेंट ड्रिवन। सो थिंक लाइक अ डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। और अगर ये हम अडॉप्ट करेंगे, प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बढ़ाएंगे, तो वो अपना ग्रोथ मॉडल खुद बनाएंगी। और कल पंजाब, सिंध से, KP के पंजाब से, सब बलोचिस्तान से compete कर रहे होंगे। You have to create a competitive environment कि मैं फैक्ट्री लाहौर में लगाऊं, मैं क्वेटा में लगाऊं, रहीम यार खान में लगाऊं। Where is the better local government? Where is the better city government? डिवॉल्व फंड्स को भी करना पड़ेगा, अथॉरिटी को भी करना पड़ेगा। ये सब वो चीज़ें हैं जो इस वक्त की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमसे बात कर रहे थे। बहरहाल लुबलवाब ये है कि जो कुछ भी हो अवामी उमंगों को ज़रूर सामने रखा जाए, और जितनी भी NFC के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं या जो मशवरे मिल रहे हैं, मौजूदा हालात को देखते हुए, मईशत की कंडीशन को देखते हुए, मौजूदा चैलेंजेस को देखते हुए अगर कंसीडर किया जाए तो ये वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।